जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा जाके देख लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ पे जान के आप अच्छा सा जानकारी ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 के बारे में। तो उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं फर्स्ट क्लास में कौन सा इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि एम.एन. रॉय जो थे सबसे पहले आइडिया दिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, ये सबसे पहला आइडिया दिया था एम.एन. रॉय। याद रखिएगा एम.एन. रॉय कब दिया था, तो 1934 में दिया था। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए जब इन्होंने आइडिया दे दिया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कब किया, तो 1935 में किया, याद रखिएगा। ठीक है, ऑफिशियली डिमांड किया था 1935 में। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त ऑफर कब आया था, अगस्त ऑफर आया था 1940 में, जो कि एक्सेप्ट कर लिया था किसका, कांग्रेस का डिमांड को। ठीक है, तो अगस्त ऑफर कब आया था, 1940 को। उसके बाद और क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन लास्ट में आया, और फाइनली यही बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। कब बोला, 1946 में। ठीक है, तो 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे कंपोजिशन के बारे में। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिखा हुआ है। तो अब देखिए कंपोजिशन का अगर बात करें तो टोटल मेंबर्स हमारे उस समय था 389। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल स्ट्रेंथ कितना था, 389। क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। 296 जो थे ब्रिटिश इंडिया के थे। देखिए दोस्तों आपको हम यहाँ से समझा देते हैं अच्छा से। ठीक है, टोटल मेंबर कितना थे, 389। टोटल स्ट्रेंथ आपका इतना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसमें से कितना, 296 और 93 मेंबर्स में ऐसे डिवाइड हुआ था। 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे। ठीक है, कहाँ के थे, ब्रिटिश इंडिया के, याद रखिएगा। 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, इतना बात आप याद रखिएगा। और ये 296 जो थे ना वो इलेक्टेड मेंबर थे, मतलब कि उन्हें इलेक्शन हुआ था वहाँ पर। लेकिन अगर ये 93 का बात करें जो कि ये प्रिंसली स्टेट के थे, कहाँ के थे, प्रिंसली स्टेट के। अब ये जो प्रिंसली स्टेट के थे ये नॉमिनेटेड थे, क्या थे, नॉमिनेटेड थे। अब देखिए नॉमिनेटेड और इलेक्टेड का मतलब तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्टेड आप सुने हो कि इलेक्ट कर लेना, मतलब कि हम जैसे जनता चुनते हैं उसी तरह इलेक्टेड होता है। लेकिन नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए प्रिंसली स्टेट में राजा महाराजा का शासन चलता था, तो राजा महाराजा क्या करते थे, किसी को भी भेज देते थे, तो उसी को हम लोग सिंपली कहा जाता है नॉमिनेटेड। मतलब कि किसी को ये मतलब कि इलेक्ट नहीं करना, मतलब कि इलेक्ट नहीं करना मतलब कि इलेक्शन नहीं होता था वहाँ पर। ठीक है, क्या करते थे कि किसी को भी भेज देते थे, मतलब कि उसके काम करने वाले हो गए या फिर उसके जान पहचान जो हो गया उनको भेज देना, तो उसी को हम लोग नॉमिनेटेड करते थे। चलिए यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया कि 300 टोटल स्ट्रेंथ कितना था, 389 मेंबर। अब याद रखिएगा कि 389 मेंबर ही इसका क्यों था, इससे कम या ज़्यादा भी तो हो सकता था। 389 मेंबर्स ही क्यों था, क्योंकि देखिए उस समय क्या था ना कि 10 लाख पर एक सीट बनता था, 10 लाख पर एक सीट अलॉट होता था। ठीक है, याद रखिएगा 10 लाख पर एक सीट होता था। तो अगर हम बात करें उस समय टोटल हमारा मतलब कि पॉपुलेशन कितना था, दैट इज 389 मिलियन। 389 मिलियन टोटल हमारा क्या था, पॉपुलेशन था। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ कितना हो गया, 38 करोड़ 90 लाख। ठीक है, इतना हो गया। तो इसी के हिसाब से बनाया गया। अगर आप इसको ये करो 10 लाख पर बेसिस करो तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 38 करोड़ 90 लाख का अगर बात करें तो कितना सीट बनेगा, 389 सीट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही समझाना था आपको। चलिए अगर आपको इतना बात समझ में आ गया तो आप चलिए बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया का। देखिए ब्रिटिश इंडिया में क्या था कि 296 क्या थे, इलेक्टेड थे। अब देखिए इसमें से क्या है कि इसमें से 292 और एक तरफ था 4। तो जो 292 था वो क्या चीज़ का था, वो 11 गवर्नर प्रोविंस का था, गवर्नर प्रोविंस का, प्रोविंसेस। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये 11 गवर्नर प्रोविंसेस था क्या, तो आज के टाइम पे ये स्टेट्स जो होते हैं ना, जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उस समय का नाम था 11 गवर्नर प्रोविंस। अब बात करोगे कि ये 4 क्या है, तो 4 जो थे ना उस समय चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस जो कि अभी क्या है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो याद रखिएगा।
अब आपको यहाँ से दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कंपोजिशन से अगर आपको क्वेश्चन पूछे, कंपोजिशन से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो वो 3 चीज़ पूछेगा। एक टोटल स्ट्रेंथ पूछेगा, ब्रिटिश इंडिया का मेंबर्स पूछेगा, प्रिंसली स्टेट का पूछेगा। अब पूछेगा कि इलेक्टेड कितने थे, तो 296 इलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड कितने थे, तो 93 थे। समझ गए। और एक क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज वो क्या, वो आपका बनेगा एक सीट इक्वल टू 10 लाख था। ठीक है, एक सीट में 10 लाख पीपल्स में से एक सीट बनता था। चलिए ठीक है, इतना बात मेरे को समझ में आ गया। अब देखिए इसमें से क्या 11 गवर्नर प्रोविंस के बारे में बात कर लिए कि वो स्टेट के, अभी के टाइम पे स्टेट है, लेकिन उस समय 11 गवर्नर प्रोविंस से ही चुना गया था, 292 को इलेक्ट किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के बारे में, तो उस समय 4 चीफ कमिश्नर थे कौन, जैसे कि अभी यूनियन टेरिटरीज जो भी है, तो उस समय क्या थे, तो उस समय का अगर बात करें तो वो आपका पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, उसके बाद था कुर्ग। ठीक है, याद रखिएगा अजमेर, दिल्ली, कुर्ग, और एक था आपका बलूचिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा ये 4 थे आपके, याद रखिएगा बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपसे इतना ही पूछेगा अगर पूछा एयरफोर्स वाई ग्रुप में। और अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हो, अगर इसका नोट्स चाहते हो कि इसका सेपरेट नोट्स मुझे मेरे पास हो मिले, तो याद रखिएगा आप जाके ज्वाइन कर सकते हो सोल वॉरियर। कहाँ ज्वाइन करना है आपको, 80 इंस्टाग्राम में, ठीक है, या फिर टेलीग्राम, सेम है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अगर अब हम लोग बात करें इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, अगर इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि 296 जो थे वो क्या थे, ब्रिटिश इंडिया के थे। 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे। तो दोस्तों यहाँ से आपको इतना बता दिए थे कि 292 मतलब कि 292 थे वो 11 गवर्नर प्रोविंस के थे, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के थे। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 296 थे, तो जब इलेक्शन हुआ तो इसमें से 208 जो थे वो कांग्रेस पार्टी का सीट था। ठीक है, मतलब कांग्रेस ने 208 सीट से जीत गया। ठीक, उसके बाद अगर बात करें कांग्रेस के बाद तो फिर 73 से मुस्लिम लीग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से याद रखिएगा कि कितना 208 जो थे वो कांग्रेस सीट्स, मतलब कांग्रेस जीत गए थे, और 73 मुस्लिम लीग जीते थे, और जितना बचा, कितना बचा 15 जो कि अदर्स पार्टी थे, जो कि इंडिपेंडेंस पार्टी थे, जो कि 15th जो थे अदर पार्टी थे। और दोस्तों यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट याद बस इतना रखना है कि यहाँ पर 15 वुमेन भी थे। ठीक है, पूछेगा कि टोटल नंबर्स ऑफ वुमेन इन इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि 296 ब्रिटिश इंडिया के थे, तो इसमें से टोटल वुमेन का नंबर कितना था, तो याद रखिएगा 15 था। यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और अगर पूछा तो कांग्रेस का याद रखिएगा 208, 73 याद रखिएगा मुस्लिम लीग का, और 15 रखिएगा अदर पार्टी का, जो कि नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, 15 जो है अदर पार्टीज का वो आपसे नहीं पूछेगा। तो इतना आपको इंपॉर्टेंट था, इतना आपको जानकारी ले लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। मैं फिर बता देता हूँ कि देखिए आपको मैं अभी समझा रहा हूँ क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। नोट्स चाहिए तो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम में चाहिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। सोल वॉरियर, ठीक है, सोल वॉरियर है, सोल वॉरियर ये आपका टेलीग्राम चैनल है। और अगर इंस्टा आईडी चाहिए तो इंस्टा आईडी देखिए सोल वॉरियर वो भी है, उसमें बस लास्ट में 80 लगा देना। ठीक है, तो दोनों में मैं प्रोवाइड करता हूं आपको नोट्स, जहां से आप नोट्स लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप जाके नोट्स बनाइए और फिर आप रिवाइज करते रहिए उसको एग्जाम से पहले, या फिर जब भी आपको मन करे आप रिवाइज करिए, जिससे आपको माइंड में सेट रहे। लेकिन अगर उस चीज़ को समझना है, उस बातें को समझना है, तो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी इसके पहले समझाया, उसके बाद यहाँ पर भी समझाया। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। आगे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए उसके वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्या, जी बिल्कुल आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन फर्स्ट मीटिंग, मतलब कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब जब पहला मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 9 दिसंबर को 1946। ये क्वेश्चन आएगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट बैठक, मतलब पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में। ठीक है, यहाँ पे आप हैशटैग लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका याद रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। चलिए अब दूसरा का बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई ओनली कितना, तो 211 मेंबर। ठीक है, याद
याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स, जिसमें से डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे पुराने मेंबर थे। जब वहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ था ना, तो वहाँ पे एक प्रेसिडेंट तो आपको चुनना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए क्लास का ही बात करें तो क्लास में एक लीडर बनाया जाता है, मॉनिटर बनाया जाता है, ताकि वो क्लास संभाल सके, ठीक है। तो उसी स्टूडेंट को बनाया जाएगा ना जो खुद संभला हुआ हो, जो थोड़ा अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, खुद डिसिप्लिन वे में रहता हो, तो उसको बनाया जाएगा, मतलब समझदार व्यक्ति को बनाया जाएगा, समझदार बच्चा को। तो जब वहाँ पे फर्स्ट मीटिंग जब हुआ था तो उसमें से 211 मेंबर्स अटेंडेड थे, जिसमें से डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे ना वो सबसे पुराने मेंबर थे, इसीलिए उनको क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन वो टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, मतलब कि कुछ देर के लिए बनाया गया था, क्योंकि उतना सोच समझकर उनको नहीं बनाया गया था, बस वो थोड़ा पुराने मेंबर थे इसीलिए उनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट बना दिया गया असेंबली का, ठीक है। तो अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन था, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो वो था आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दिया मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। और ये फिर से बता देता हूँ कि इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मेरे ही शिफ्ट में आया हुआ था इसलिए बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दिसंबर 11, 1946, मतलब कि अब 11 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मतलब कि अब क्या हुआ ना कि देखिए यहाँ पे आपका कब था, 9 तारीख को ऐसा हुआ, और आपका देखिए 11 तारीख को, मतलब कि एक दिन के लिए बोल सकते हो कि एक दिन के लिए सचिदानंद सिन्हा जी बने थे क्या, प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। लेकिन अगर बात करें दिसंबर 11, 1946 के बारे में, तो राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी बन गए थे, राजेंद्र प्रसाद बन गए थे प्रेसिडेंट और HC मुखर्जी बन गए थे वाइस प्रेसिडेंट, कहाँ के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। और याद रखिएगा सर BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बन गए थे असेंबली के, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था असेंबली का, तो वो था सर BN राव, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको लिख ही दिया हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या किया था कि मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली, मतलब असेंबली में जाकर सबमिट कर दिया 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और जो था ना, जो रिजोल्यूशन था वो असेंबली के द्वारा एडॉप्ट भी कर लिया गया, कब, तो 22 जनवरी 1947 में। याद रखिएगा, ये 2 डेट आपको याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था कि रिजोल्यूशन को असेंबली के सामने रखा था, और 22 जनवरी 1947 में असेंबली ने उसको एडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग को समझ में आ गया कि वो कब दिया था और कब लिया था। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था क्या, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था कि जैसे कि आप मान लीजिए संविधान बनने वाला है, ठीक है, तो संविधान बनने वाला तो दिमाग में एक मतलब शॉर्ट स्टोरी बन जाता है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, जिसको हमको ध्यान रखकर ये मूवी बनाना है। अगर मान लीजिए आप मूवी बनाते हो, तो कोई मूवी अगर बताते हो तो आपका क्या ना कि माइंड में एक थीम बना हुआ रहता है कि हमको हाँ इस थीम पर मूवी बना देना है। तो उसी तरह संविधान में एक था ना कि आपको शॉर्ट मतलब नोट लिखा गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे थे, और उसमें ये लिखा गया था कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए संविधान बनने से पहले, ठीक है। तो उसने एक पेपर में नोट किया और जाके दे दिया असेंबली में, और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया 1947 में 22 जनवरी को। और याद रखिएगा ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, यही बाद में जाकर प्रीएम्बल बना, ठीक है, यही प्रीएम्बल बना। अगर आप संविधान का बुक जाकर देखते हो तो सबसे फर्स्ट में प्रीएम्बल लिखा हुआ रहता है जी दोस्तों, तो वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही है जिसको प्रीएम्बल का नाम दिया गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो अब दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। अब इसको आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे आपको लिख दिया इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर बात करें एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में, तो मैं उसके लिए रेलेवेंट चीज़ बताता हूं। तो यहाँ से आप ये मत समझिएगा कि मैं शॉर्टकट बता रहा हूं और बहुत छोटा चीज़ बता रहा हूं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जीएस का अगर बात करें तो देखिए जीएस में आपको सेम चीज़ यही आपको एसएससी यूपीएससी में भी आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें एयरफोर्स वाई ग्रुप में, तो वो सेलेक्टिव चीज़ ही पूछता है, और वही चीज़ मैं आपके लिए लाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट का अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड ऑन जुलाई 20, 1947। तो याद रखिएगा ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो सोल वॉरियर 80 इंस्टा आईडी है, जाके फॉलो कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं
इट एडॉप्टेड द नेशनल एंथम। हमारा जो नेशनल एंथम है वो हमारा 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, एडॉप्ट किया गया था। तो याद रखिएगा ये भी डेट आपका सेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे जितना भी चीज़ है सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा रेलिवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए यहाँ बात करते हैं इट एडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग। देखिए नेशनल एंथम 24 जनवरी को और नेशनल सॉन्ग भी 24 जनवरी 1950। याद रखिएगा दोनों का डेट सेम है, बस नेशनल एंथम का याद रखिएगा और नेशनल सॉन्ग का याद रखिएगा, दोनों का 24 जनवरी 1950। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बात करें आपको कि प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट का बात करें तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको बात करता है कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन था तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, वो आपको प्रीवियस में हम बता चुके हैं। लेकिन यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट आपको पूछेगा तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछेगा, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब देखें यहाँ पे आपको बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना दिन लगा था उसको पूरा तैयार करने में। तो देखें यहाँ पे आपको लिख दिया गया 2 साल 11 महीना 18 दिन तैयार हो गया था। अगर बात करें टोटल खर्च कितना बैठा था तो याद रखिएगा और वो पॉइंट लिख लीजिएगा आप, 64 लाख रुपीज़, ठीक है, 64 लाख रुपीज़ जो कि खर्च हुआ था टोटल संविधान को लिखने में, ठीक है दोस्तों। तो इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये चैप्टर को लास्ट कर रहे हैं। देखिए अभी तक मैंने जितना आपको इस वीडियो में बताया और फर्स्ट वीडियो में जितना बताया, याद रखिएगा अगर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसी में से पूछेगा, और जो छूटता है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगा, वो भी इंस्टा में और टेलीग्राम में, और मैं यूट्यूब में भी आपको वीडियोस बनाऊंगा जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के बारे में। तो देखिए याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कम्युनिटी से बस आपको एक बात याद रखना है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिटी था, और इस कम्युनिटी बना कब था तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के बारे में। अगर पूछा जाए तो वो कब हुआ था तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका चेयरमैन। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है, तो वो चेयरमैन थे। चलिए अगर पूछा कि ड्राफ्टिंग कमेटी से कितने मेंबर कंसिस्ट करते हैं तो याद रखिएगा 7 मेंबर्स, ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखने का चीज़ है और ये नोट भी करने का चीज़ है कि 7 मेंबर्स थे, जिसमें से देखिए सारे का मैंने नाम लिख दिया। क्या सारे इंपॉर्टेंट है जी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, क्योंकि ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज़ का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है, ठीक है, आपको मैं यहाँ से बता ही देता हूँ। देखिए वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज़ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज़, ठीक है, मतलब पूछेगा कि कौन सा इसमें से ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के मेंबर नहीं है। तो आपको उसके लिए आपको सारे का याद रखना जरूरी है, ठीक है, सारे का याद रखना जरूरी है। इससे क्या पता चलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी का और कौन नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि चेयरमैन है। देखिए दोस्तों अगर संविधान का बात करें तो अगर पूछता है किसी की कि संविधान किसने लिखा तो सबसे पहला आपका जवाब होता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, तो वो गलत है। आपको मैं बता देता हूँ कि वो गलत है, ये चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटीज़ का। हाँ, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछता है तब आप डॉक्टर BR अम्बेडकर दे सकते हो और वो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें संविधान किसने लिखा है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को मत लिखिएगा, वो गलत है। चलिए दूसरा बात करें तो देखिए दूसरा मेंबर कौन है, N गोपालास्वामी अयंगर, ठीक है, दूसरा N गोपालास्वामी अयंगर, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरा का बात करें, तीसरा मेंबर कौन थे तो अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक है। तीसरा KM मुंशी जी, ठीक है, डॉक्टर KM मुंशी। तो 4 का याद हो गया। सबसे पहला क्या है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि आप कभी नहीं भूल सकते क्योंकि ये चेयरमैन है। दूसरा आपका N गोपालास्वामी अयंगर, ठीक है। तीसरा अलादी कृष्णस्वामी अय्यर और डॉक्टर KM मुंशी, ठीक है। यहाँ से आपको 4 को याद हो गया। अब अगर बात करें देखिए 5वां का तो वो है सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। अगर तीसरा का बात करें तो N माधवा राव। देखिए N माधवा राव जी थे ना, वो रिप्लेस किए थे किसको, BL मित्तल को। BL मित्तल को रिप्लेस करके बने थे कौन, N माधव राव, ठीक है। अब देखिए क्यों रिप्लेस किए थे, क्योंकि इनका जो हेल्थ था वो हेल्थ प्रॉब्लम था, ठीक है, मतलब हेल्दी नहीं थे, और जब हेल्थ नहीं है तो साफ सी बात है वो काम कैसे करेंगे, तो उसके जगह में आए थे N माधव राव, ठीक है, N माधव राव। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं 7वां मेंबर जो कि लास्ट मेंबर है, वो थे TT
कृष्णमचारी, ठीक है, टीटी कृष्णमचारी, जो कि रिप्लेस किए थे किसको, डीपी खैतान को। डीपी खैतान को रिप्लेस करके बने थे टीटी कृष्णमचारी। अब देखिए क्या थे, क्योंकि इनका जो था ना निधन हो गया था कब, 1948 में। 1948 में निधन हो गया था, जिसके कारण किसको बनाया गया, टीटी कृष्णमचारी को। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको यहाँ पे आज का हम आपको बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट बात बता दिए। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आई होप कि आप उसको टैकल कर सकते हो, क्योंकि मैंने सारा इंपॉर्टेंट बात आपको बता दिया। और अगर आप सेपरेट नोट चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टा आईडी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर नया आया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, फिर से लाऊंगा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब के लिए बाय, जय हिंद।